जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मतलब है कि रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इससे क्या मुराद है? बेसिकली देखा जाए तो ये रिस्क मैनेजमेंट में ही आ रहा है, लेकिन कहने का ये मकसद ये है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके अंदर आपको ये रिस्क होता है कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और प्लस ये है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की जाती है। इससे क्या मुराद है कि आप ये देखते हैं कि जो हमारा पैसा अब लग रहा है और उस प्रोजेक्ट से जो पैसा आएगा, ठीक है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है और हमें मिलेगा क्या। और अगर हमें मिलेगा तो इट मींस कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो ये चीजें हम लेते हैं कैपिटल डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड आता है वैक। वैक हम एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेकर आप क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो आपने बैंक से 1 मिलियन लिया और उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने 15% इंटरेस्ट पे किया। वो जो 15% इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। उसके बाद वो पैसा लिया, पैसा लेकर आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आपको मिला 18%, ठीक है, रिटर्न मिल रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो 15% आप क्या करेंगे, बैंक को पे करेंगे, 18% आपको मिला तो 3% आपका प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, वो आपका 18% है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं इसे, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, वो आपका यानी कितने परसेंट है, 15% है। तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है, ठीक है जी। आए हम इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी और हम क्या क्या चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आए हम देखते हैं इसको। ये आ जाता है सबसे पहले, हम इसको देखते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारी आती है स्लाइड, वो ये, ठीक है। इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट्स, रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब अगर आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ें आती हैं जब आप करते हैं, जब इवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो इसमें कैपम और वैक होता है। कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है रिस्क एडजस्टेड वैक। तो वैक तो एक सिंपल हो गया, दूसरा उसके अंदर रिस्क एलिमेंट भी इंकॉर्पोरेट करना है ताकि हमें जो है ना क्या हो कि प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं रिस्क को। उसके बाद क्या आ जाती है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ठीक है। ये एक टेक्निक इस्तेमाल होती है कि हम कितने श्योर हैं कि हमें जो है ना हमारी इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो रेगुलर आएंगे। APV एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ये भी एक टेक्निक यूज होती है जब हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, सही है। रियल ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। रियल ऑप्शंस क्या हैं कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं कि वो वायबल है या नहीं है, ठीक है। इवेल्युएटिंग द आउटकम्स क्या है, ठीक है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लीशन ऑडिट भी किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की जाती है। यूजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। और कंफ्लिक्टिंग, इवेल्युएटिंग द कंफ्लिक्ट स्टेक होल्डर। अब सम टाइम क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनको फायदा नहीं होता, उनकी वैल्यू के अंदर एडिशन नहीं होता। तो इन चीज़ों को भी आपने चेक करना है, इवेल्युएट करना है, आउटकम देखनी है, इवेल्युएट करने हैं कॉन्फ्लिक्ट को। ये मल्टीपल चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात इसके अंदर वैक की। अब देखें वैक जो है, इसके अंदर हम शामिल करते हैं इक्विटी और डेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इक्विटी का एलिमेंट आता है क्योंकि वैक के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, इक्विटी प्लस डेट आता है, ठीक है। तो द वैक इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग वेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन द ओवरऑल पूल ऑफ फंड्स। मार्केट वैल्यू यूज्ड फॉर वेटिंग रिफ्लेक्टिंग द मोस्ट अप टू डेट गियरिंग रेशो। तो यहाँ पे हमने इक्विटी ले ली,
यहाँ पे डेट ले लिया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है, ये उसका वेट है। ठीक है, जो भी करेंटली कंपनी के अंदर गेयरिंग रेशो होगी या गेयरिंग होगी, गेयरिंग कहते हैं कितना डेट है, कितना डेट है कंपनी के अंदर, किस लेवल का डेट है। नेक्स्ट आ जाती है बात द वैक डिस्कशन पॉइंट, विच सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है ना, क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, which source of finance to include, since the WACC is used for appraising the long term investment, we usually just include the cost of long term finance। ठीक है, तो इसमें डेट भी हो सकता है, इसमें इक्विटी भी हो सकती है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल कंपनीज, अब बात ये आती है कि क्या कहते हैं, बात ये आती है कि हम जो है ना, जब हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लेते हैं, उसमें डेट होता है, इक्विटी होता है, वो भी हम शामिल करते हैं वैक की कैलकुलेशन के अंदर। और फिर इसी तरह स्मॉल कंपनीज में हम देखते हैं कि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। स्मॉल कंपनीज जनरली अनकोटेड होती हैं, क्योंकि उनकी तो डेफिनेटली यानी जो कैपम है वो हमें मिलता नहीं है। सो विल हैव नो readily available share price, since the shares are less marketable, the cost of equity will be more expensive। ठीक है, when can the WACC be used as discount rate? ठीक है, only when the company's business risk and finance risk are stay constant, तब हम जो है ना क्या कर सकते हैं, वैक को यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डेट से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक कम होता है अगर डेट को शामिल करते हैं। तो वो बात की बात है, तो जब उसके ऊपर हम जाएंगे तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है बात रिस्क एडजस्टेड वैक। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखें, जब आप एक वैक कैलकुलेट कर रहे हैं इस कंपनी का, जो कि प्राइवेट कंपनी है, लेकिन आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका डाटा अवेलेबल होता है, आप उसको लेकर एज ए कंपेरेबल कंपनी के तौर पर आप क्या करते हैं कि आप फिर वैक निकालते हैं। तो वैक कैसे निकालते हैं कि पहले यानी कि गेयरिंग बीटा, मतलब गेयर बीटा होता है जिसके अंदर लॉन रेट शामिल होते हैं दूसरी कंपनी कंपेरेबल कंपनी का, फिर आप उसे डी गियर करते हैं। डी गियर करके आप फिर से क्या करते हैं, आप अनगियर करते हैं, और अनगियर करके फिर एक जो सब्जेक्टिव कंपनी होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम वैक की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्क एडजस्टेड वैक शुड बी यूज टू डिस्काउंट अ प्रोजेक्ट विद डिफरेंट रिस्क फ्रॉम द कंपनीज एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। तो आपने मुख्तलिफ जो रिस्क उसके अंदर फैक्टर होते हैं, यानी ये जो सारी वैक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कंपनी के रिस्क फैक्टर होते हैं, ताकि उससे वैक बढ़ेगा और फिर सही मायनों में आपको उस प्रोजेक्ट की वैल्यू का पता चलेगा। तो उसका मेथड क्या होता है, नॉर्मली डेट बीटा जो है ना वो जीरो समझा जाता है। अब ये उसका फार्मूला है, चार स्टेप्स के अंदर, 1 2 3 और ये 4 है, ये वैक इस तरह कैलकुलेट हुआ। अब उसका मेथड क्या है, take a geared beta for a company in the same industry as the new project and de-gear it to give it to ungeared beta। ungeared beta जिसमें लॉन नहीं होता, geared beta जिसमें लॉन होता है। तो पहले हम डी गियर उसको क्या करेंगे, गियर्ड बीटा को अनगियर करेंगे, ये डी गियर करेंगे, फिर रीगियर करेंगे दिस अनगियर्ड बीटा टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज गियरिंग लेवल, जो कि जिसको हमने देखना होता है। Insert this re-geared beta into CAPM to find the risk-adjusted cost of equity। वो cost of equity बन जाएगा, उसी cost of equity को आप फिर WACC में शामिल करेंगे। Combine this with the company cost of debt to give the risk-adjusted WACC। फिर वो risk-adjusted WACC बन जाएगा। मोर डिटेल ऑन बीटा फैक्टर्स, अच्छा ये जो हमने अभी सारी कैलकुलेशन की है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी हमने जो कैलकुलेशन की है, मैं इस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। मोर डिटेल ऑन बीटा फैक्टर्स, अभी हमने ये पढ़ा, ये देखा, ये सारी की सारी जो बैक की कैलकुलेशन आ रही है इसी से रिलेट कर रही है। ठीक है, मोर डिटेल ऑन बीटा फैक्टर्स। तो
हमने जब वैक निकालना है तो उसके से पहले हमें बीटा चाहिए। तो बीटा की कैलकुलेशन जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ये वाले स्टेप्स के अंदर ये आई है, ये सारी की सारी यहाँ पे आ रही है, ये वाली कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, कि इसके स्टेप्स हैं कि more detailed beta factors risk adjusted WACC questions will require to understand the beta factor। अच्छा, the beta factor measure the company systematic risk करता है। systematic risk depend on the types of the business and the level of gearing। ठीक है। अच्छा, अब 10 geared company beta will be different from equivalent ungeared company beta according to formula। तो ये क्या है, आपने ungeared beta निकालना है तो ये geared beta, ठीक है, और ये debt geared beta है। ठीक है, तो बी डी द डेट बीटा इज अ फॉर्म ऑफ जीरो। तो इसको हम जब जीरो करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, जो कि नॉर्मली कंसिडर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा, ये गियर्ड बीटा होगा। ये गियर्ड बीटा डालेंगे तो ये हमारे पास अनगियर्ड आएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास अनगियर्ड आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ लाइन को। ठीक है, तो ताकि और ये सही तरीके से नजर आए। ओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एपीवी शुड बी यूज्ड व्हेन द कंपनीज गियरिंग विल चेंज एज इट टेक्स ऑन अ प्रोजेक्ट। तो एपीवी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग। इसको आप क्या करते हैं कि इग्नोर द गियरिंग, डिस्काउंट द प्रोजेक्ट कैश फ्लो यूजिंग द सूटेबल अनगियर्ड, यानी जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आ जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू of financing cost and benefits discounted at the risk free rate और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसको हम क्या करते हैं, ये यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, बेनिफिट्स होते हैं, जिसको डिस्काउंट करते हैं रिस्क फ्री रेट के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो उसके अंदर गियरिंग होती है और उसको डिस्काउंट करते हैं अनगियर्ड बीटा के ऊपर। तो ये हमारे पास एपीवी आ जाती है। उसके बाद सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स क्या है, तो यहाँ पे मेथड है, ये उसका मेथड है, ये उसके बेनिफिट्स हैं और ये उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला क्या आता है, कन्वर्ट द रिस्की फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू द सर्टेनिटी यूजिंग द फैक्टर प्रोवाइडेड, डिस्काउंट यूजिंग द रिस्क फ्री रेट आ जाता है, सिंपल होता है। अवॉइड द डबल काउंटिंग रिस्क, सेपरेट द रिस्क एंड टाइमिंग एलिमेंट, कैन बी यूज टू जनरेट द वर्स्ट सिनेरियो एनपीवी। अब अच्छा, उसके बाद क्या, आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट फैक्टर्स व्हेन कैलकुलेटिंग द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। रियल ऑप्शन क्या हो सकती हैं, ये तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गया ना। रियल ऑप्शन क्या हो सकती है, अबंडेंट कर सकते हैं, टाइमिंग होती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और फॉलो ऑन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इन चीजों को क्या कहते हैं, आप कंसीडर करेंगे जब आप प्रोजेक्ट का रिस्क एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बात इवेल्युएटिंग द कन्फ्लिक्ट्स। अब बात यह आती है कि सम टाइम प्रोजेक्ट में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रॉब्लम की बात आती है, स्टेक होल्डर कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, फिर उसका सोल्यूशन दिया गया, ए सोल्यूशन और उसका बी सोल्यूशन। अगर आप देखें कि प्रोजेक्ट में बूस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रिजल्टिंग इन हाई बोनसेस फॉर डायरेक्टर्स बट एरोड द शेयर होल्डर वैल्यू। न्यू प्रोजेक्ट में इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू बट एट द एक्सपेंस ऑफ द जॉब्स। ठीक है, choice of performance indicator, for example EVA more likely to result in goal congruence between divisional manager and shareholder। तो जाहिर बात है कि आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर बढ़ा दें ताकि जो गोल कॉन्ग्रेंस है कि डिविजनल मैनेजर और शेयर होल्डर की गोल जो है ना आपस में मैच कर जाए। ठीक है, ताकि वो भी, उनको बोनस मिले, इंसेंटिव मिले, वो भी मोटिवेट होकर काम करें। उसके बाद आती है बात चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड, एनपीवी मोर लाइकली टू रिजल्ट इन प्रोजेक्ट्स दैट इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनपीवी मोर लाइकली रिजल्ट इन प्रोजेक्ट्स दैट इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। ये एनपीवी शेयर होल्डर की वैल्यू ऐड करती है प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है बात इवेल्युएटिंग आउटकम्स, द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब आप बाद में, आपको हेल्प करती है, एज अ पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी मेड,
Improve decision making as past experience can be made readily available to decision maker. Encourage greater realism in project appraisal by providing a mechanism where the past inaccuracies in forecast are made public. मजीद इंप्रूवमेंट के अंदर चांसेस आते हैं कि आपको पता चलता है जब ऑडिट हो रहा होता है. Improve the control mechanism by highlighting the areas where the weakness have caused the problem. ये भी बात सही है. जाहिर बात है कि उस प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस करते हैं ताकि नेक्स्ट इस तरह चीजें ना आए. Enable speedy modification of underperforming over projects. आप जो भी अंडर परफॉर्म करे ओवर परफॉर्म करे उसको एनालाइज करें, ठीक है, मॉडिफिकेशन लाएं. इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट टर्मिनेशन फॉर बैड प्रोजेक्ट, ये जरूरी है. हाईलाइट द रीजन फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी लेक्चर में मिलेंगे. तो ये था रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था कि रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल डिसीजन. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे.